हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे जैसे फिजिकल का हर इवेंट हार्ड होता है, चाहे मैं रेस की बात करूं या मैं गोला फेंक की बात करूं या फिर मैं लंबी कूद की बात करूं, हर एक इवेंट हार्ड होता है। और इस बार तो फिजिकल कुछ ज्यादा ही हार्ड है क्योंकि फिजिकल के 100 मार्क्स है। लेकिन जैसे जैसे फिजिकल का इवेंट हार्ड होते हैं, उससे कहीं ज्यादा हार्ड हो गया है इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। या तो ये कह सकते हैं कि बच्चों को मालूम नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। बाकी जो हो रहा है वो गलत है। क्योंकि अगर आप फिजिकल बेस पर अगर फेल होते हैं तो वो समझ आता है कि हाँ, फिजिकल आपसे नहीं हुआ और फेल हो गए। लेकिन आप फिजिकल भी कर दें और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वहां पे डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको फेल कर दिया जाए, तो ये बहुत ही गलत बात है। आज की इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट पर बात करूंगा। एक कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने अनिवार्य हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रोजगार पंजीयन को लेकर है। बहुत सारे बच्चों के, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो या फिर अदर स्टेट के हो, बहुत सारे बच्चों का जो कॉमन डाउट है वो रोजगार पंजीयन को लेकर है। आज इन दोनों पॉइंट पर बात करूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, जो जरूरी है लेकर जाने, हर हाल में आपको लेकर जाने होंगे। और जो रोजगार पंजीयन को लेकर क्या क्या इशू बनने हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपके डाउट्स बनने हैं, उसको मैं क्लियर करूंगा। तो नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। कोई भी जानकारी होती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूँ, चाहे कोई भी भर्ती हो नया या फिर क्रॉसिंग में कोई भर्ती होती है उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, कंपलसरी हैं, बिल्कुल हर हाल में आपको लेकर ही जाने होंगे। तो चलिए देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको लेकर जाना होगा आधार कार्ड। सबसे पहले आपको लेकर जाना होगा आधार कार्ड, है ना। आधार कार्ड एक ऐसा, ये आपकी आईडी होती है जिसमें आपकी हर डिटेल शो हो जाती है जिसके माध्यम से, है ना। और आधार कार्ड को जब लेकर जाएं, ऐसा आधार कार्ड लेकर जाएं जो जिसमें आपका नेम, आपका पूरा एड्रेस, हर एक चीज उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, है ना। यानी कि ऐसा ना लगे कि आप फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा के लेकर आए, जो आपका ओरिजिनल है और बिल्कुल उसकी सही कंडीशन लेकर जाए, बिल्कुल, है ना। दूसरा, जन्म तिथि दस्तावेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जन्म तिथि दस्तावेज की अगर हम बात करता हूं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए या आप कोई और डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपकी 10वीं की मार्कशीट। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जब आप फॉर्म भरते हो तो ये 10वीं क्लास कंपल्सरी मांगता है कि आपने 10वीं की है तो आप फॉर्म भर सकते हो। और कहीं भी अगर जन्म तिथि की बात आती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को वैल्यू दी जाती है तो वो 10वीं की मार्कशीट को दी जाती है जन्म तिथि के आधार पर। तो आप 10वीं की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं, 12वीं की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं जन्म तिथि के लिए। जब आपकी जन्म तिथि चेक होगी तो इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपकी जन्म तिथि चेक हो जाएगी। ठीक है। अगला है पॉइंट, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज। देखिए, 10वीं क्लास से फॉर्म भरे जाते हैं तो जाहिर सी बात है, कंपलसरी है कि 10वीं की मार्कशीट आपको लेकर जानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि 10वीं आपने अगर की है तभी आप फॉर्म भर सकते हो, तो 10वीं का आपको मार्कशीट चेक होगी। इसके अलावा आपने जो भी किया हो, 10वीं की है के अलावा आपने 12वीं की है, आपने ग्रेजुएशन की है या आपने कोई और डिप्लोमा की है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट तो आपके लिए कंपलसरी है, वो तो आपकी हर हाल में आपको लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट नोट कीजिए। अगला पॉइंट है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि मध्य प्रदेश के कार्यालय से बना हुआ जीवित रोजगार पंजीयन, ये आपको लेकर जाना होगा। अब रोजगार पंजीयन से रिलेटेड एक बात है जो सभी के लिए कॉमन है, वो ये है कि हम रोजगार पंजीयन किस तरह का लेकर जाए। बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म भरते समय फॉर्म में कहा था कि हमारे पास रोजगार पंजीयन है, तो यस कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने नो कहा। बहुत सारे बच्चों का उस समय पर रोजगार पंजीयन वैलिड था और कुछ समय बाद एक्सपायर हो गया। कुछ समय के बाद में रोजगार पंजीयन खो गया, है ना। बहुत सारे डाउट है, वो मैं रोजगार पंजीयन पे अभी स्पष्ट में बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है उनका आंसर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखें कि रोजगार पंजीयन पे आपको लेकर जाना जीवित होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, ओबीसी, एससी एंड एसटी। और इसके अलावा इसमें लिखा गया क्लियर, जारी करने वाले का नाम, कार्यालय का नाम और उसका पद का नाम इत्यादि स्पष्ट बिल्कुल लेख होना चाहिए उसमें, है ना। किस अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, किस कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है और जिसके द्वारा जारी किया गया उसका पद कौन सा है, ये स्पष्ट होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र।
इसके अलावा EWS प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना होगा अगर आप EWS के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई किया अगर आपने, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, EWS है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपको आपकी कैटेगरी से उठाकर आपको जर्नल में डाल दिया जाएगा अगर ये नहीं होंगे। तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा नुकसान है। नुकसान किस चीज में है? आपकी आयु में नुकसान है, जो आपको आयु में छूट मिल रही है OBC SC ST के लिए, EWS के लिए नहीं, लेकिन OBC SC एंड ST के लिए आयु में छूट। इसके अलावा जो आपकी मेरिट लगती है कैटेगरी बेस पर, जैसे OBC की अलग, SC की अलग, ST की अलग, और सब में डिफरेंस होता है ना। EWS की अलग लगती है। जब अगर आपके पास आपके ये जाति सर्टिफिकेट नहीं होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होंगे, तो आपको आपकी जाति से उठाकर जनरल में डाल दिया जाएगा, यानी कि सबसे हाई मेरिट आपकी रहेगी। तो इसलिए अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पष्ट हो किस कार्यालय से बना है, किसने जारी किया है ना, उसका पदनाम, ये बिल्कुल स्पष्ट लेख होना चाहिए उस पर। अगला पॉइंट है स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेवा के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेवा के लिए 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये आपको लेकर जाओगे अगर आप इसके आधार पर छूट चाहते हो, ठीक। अब आगे बढ़े। पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आप पूर्व से कोई सेवा में अगर आप हैं तो वहां के आप सेवा का प्रमाण पत्र आप लेकर जाओगे, और साथ ही साथ जिसके द्वारा आपको सेवा दी गई है उसका अनापत्ति पत्र भी आप लेकर जाओगे कि हाँ, वो उस अनापत्ति पत्र में ये स्पष्ट लेख करेगा कि हमको किसी दूसरे में इस कैंडिडेट को किसी दूसरे सेवा में जाने पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये किसी दूसरी सेवा में जा सकते हैं। अनापत्ति पत्र लेकर जाओगे और वहां कर जो आपकी सेवा चल रही है उसका पत्र आप लेकर जाओगे, ठीक है। तब आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट है जो विवाहित है अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे, चाहे महिलाएं हैं या फिर वो पुरुष हैं, जो फॉर्म भरते समय उन्होंने कहा होगा कि हम मैरिड हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो उनको अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा ना। स्पष्ट लिख क्या होगा कि बच्चे हैं तो उन्होंने उसकी डिटेल डाली होगी, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। बच्चे नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ना, आपने वहां स्पष्ट करा होगा कि हम मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है। तो बच्चे हैं, अगर आपने बच्चों का स्पष्ट लिख किया है कि हाँ बच्चे हैं, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक चीज, ये बहुत ही बारीकी से इन चीजों को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं मूल निवास की, तो आपको मूल निवास अपना लेकर जाना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं, किस संभाग से हैं, किस तहसील से हैं, किस गांव से हैं, किस वार्ड से। हर एक चीज का उसमें ब्यौरा होता है, लेख होता है कि ये इसका मूल स्थान है, तो वो आपको मूल निवास लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी आप अदर स्टेट पे भी फॉलो होते हैं ये रूल्स, है ना, तो आप लेकर आए, ठीक। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म डाल दिया और आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिजिकल के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्समैन हो, तो आप अपना एक्समैन का सर्टिफिकेट दिखाइए, प्रमाण पत्र दीजिए, तो वहां आपको जो छूट मिलती है भर्ती में एक्स सर्विसमैन को, वो छूट का आधार जो होगा वो प्रमाण पत्र होगा, तभी आपको छूट दी जाएगी, याद रखेंगे। तो लेकर जाना कंपलसरी है। इसके अलावा आयु में छूट के लिए विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र, आपने विक्रम पुरस्कार आपने जीता है, आपको विक्रम पुरस्कार मिला है और आप उसके आधार पर आयु में छूट चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छूट तब दी जाएगी, पहले आपका विक्रम पुरस्कार प्रमाण पत्र आपका चेक होगा। अगर आपके पास होता है विक्रम पुरस्कार प्रमाण पत्र, तब आपको आयु में छूट दी जाएगी, अगर नहीं है तो आयु में छूट आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो वो लेकर जाना है, कंपलसरी है। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ये कि जितने भी दस्तावेज है आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी की फोटो कॉपी आपको लेकर जानी होगी। 2 से 3 उनकी कॉपीज निकलवा लीजिए, हर एक की कॉपी निकलवा लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और समझ लीजिए कि वह कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी जाति से नीचे वाली जाति या फिर ऊपर वाली जाति में विवाह किया है, उस विवाह के आधार पर जो छूट चाहते हैं, जो छूट मिलती है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपने जहां आपने रजिस्टर्ड कराया होगा, तो उस छूट के आधार, उस विवाह के आधार पर जो छूट चाहते हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर जाएं, तब उसमें आपको छूट दी जाएगी। ये एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, महिलाओं के लिए स्पेशली, है ना।
ठीक। और एक इम्पोर्टेंट मेरा मैसेज है उन सभी मेरी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जिनकी शादी हो चुकी है और वो फिजिकल के लिए जाएंगी। आपका डॉक्यूमेंट्स जो वो शादी से पहले थे उनमें आपका जो होता है फादर का नेम होता है साथ में, है ना। लेकिन शादी के बाद में अक्सर होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करा लेते हैं और फादर के नेम में हस्बैंड का नेम आ जाता है ना। हस्बैंड का नेम करा लेते हैं और कंपलसरी होता भी है ना। तो आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, आपकी बहुत सारी आईडीज होंगी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाए जिसमें आपकी मार्कशीट से आपकी सभी डिटेल शो होती हो, है ना। यानी कि कोई भी जैसे सरनेम में आपकी कोई मिस्टेक है, जैसे आप शादी से पहले किसी और जाति में थी और शादी के बाद आप किसी और जाति में पहुंच गई तो सरनेम में चेंज हो गया। तो ऐसी आप आईडी लेकर जाएं जिसमें सरनेम चेंज हो, फादर नेम बिल्कुल सेम हो, आपका एड्रेस सेम हो, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, है ना। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है कि आप शादी से पहले किस जाति में थी, यानी कि आपके पिताजी की क्या जाति है, क्या कास्ट है, उसी को आपको माना जाता है कि आप उसी कास्ट की है। ये भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर लेकर जाने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि जो रोजगार पंजीयन है, रोजगार पंजीयन को लेकर साथियों जब हमारे फॉर्म सबमिट हो रहे थे उस समय उसमें विकल्प था, ऑप्शन था कि क्या आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। बहुत सारे हमारे साथियों ने नो कर दिया, बहुत सारे हमारे साथियों ने यस कर दिया। अब कंपलसरी हो गया है कि आप रोजगार पंजीयन लाइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसको चेक किया जा रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। जब हमने फॉर्म डाला था उस समय हमारे पास रोजगार पंजीयन तो था लेकिन वैलिड था और कुछ समय के बाद वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अब उसमें उस कंडीशन में क्या करें। जब हम फॉर्म डाल रहे थे उस समय हमारे पास रोजगार पंजीयन था लेकिन कुछ समय के बाद वो खो गया, गुम हो गया और आज तक नहीं मिला और अभी भी नहीं मिला। इस कंडीशन में क्या करें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे। इससे संबंधित मैं एक ही चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कंपटीशन की लाइन में आए हो यानी कि एक आस होती है कि हाँ शायद हमारा फ्यूचर बन जाए, है ना। यहां अगर 100 कैंडिडेट कंपटीशन की लाइन में उतरते हैं तो 1 या 2 ही सक्सेस पाते हैं, कह सकते हैं 1 से 2% ही, है ना। बाकी सब जितने होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी और को काम करते हैं, जिनका लक अच्छा होता है वो सिलेक्शन पा जाते हैं। देखिए कंपटीशन एक जुआ है। जब आपने इतना जुआ में आपने कदम ऐसे इस ग्राउंड में कदम रख दिया है ना, अपनी लाइफ के साथ में इतना बड़ा जुआ आप खेलने के लिए तैयार हो गया, फ्यूचर बनाने के लिए, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी किसी भी कंडीशन में आपका रोजगार पंजीयन है, चाहे खो गया है, चाहे एक्सपायर हो गया है, चाहे बनवाया नहीं, कुछ भी आपके पास समय है, अभी बनवा लीजिए और लेकर जाए। एक्सपायर हो गया तो पुरानी को भी लेकर जाए, उसको क्या करा ले, उसको दोबारा से रिन्यू करा ले, उसको भी लेकर जाए, नया बनवा ले, उसको भी लेकर जाए, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए। कहने का मतलब स्पष्ट है मेरा कि किसी भी आधार पर अपना फिजिकल छोड़ने की गलती ना करें। आपको फिजिकल नहीं छोड़ना है, आपको हर हाल में फिजिकल देने के लिए जाना है। फिजिकल देना मतलब देना है ना। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप निकलो ना निकलो वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप फिजिकल के लिए जाओगे, आप रेस लगाओगे, आप गोला फेंकोगे, आप लंबी कूद लगाओगे, उसके बाद का इवेंट होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। या बहुत ज्यादा कई सेंटरों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले भी हो रहा है ना, हो भी सकता है पहले। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट को अपना आधार ना बनाए ना जाने का, आप जरूर जाएं, हर हाल में जाएं, है ना। तो मेरा सिर्फ इतना ही कि मेरा कहना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि ये डॉक्यूमेंट्स वहां चेक हो रहे हैं, इन्हीं आधार पर बच्चे बहुत सारे फेल भी हो रहे हैं, उनको निकाल दिया जा रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं, हर हाल में साथ लेकर जाएं, बिल्कुल भी गलती ना करें, है ना। अच्छे से फिजिकल दें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर एक और मैसेज है मेरे तरफ से आपके लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार मैंने बोला है, इस बार फिर बोल रहा हूँ। बहुत सारे हमारे साथियों को बुरी बात लगती है मेरी कि भैया इतनी हाई क्यों बोल रहे हो। तो आप फिजिकल आपके स्टार्ट हो चुके हैं, अब आपके साथी जो मिलने वाले हैं जिनके फिजिकल हो चुके हैं, जरा उनसे ग्राउंड की कंडीशन पूछिए अब जाकर आप। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अनमोटिवेट कर रहा हूं, आपका मनोबल डाउन कर रहा हूं, ये कहकर हाँ कि मेरिट हाई रहेगी, है ना। मैंने 155-60 के समथिंग जनरल की बताई थी मैंने, तो मैंने गलत नहीं बताई थी। अब आप कंडीशन देखिए फिजिकल ग्राउंड की कि कितने बच्चे किस आधार पर रेस लगा रहे हैं, गोला फेंक रहे हैं या फिर लंबी कूद कर रहे हैं, उनका टोटल फिजिकल में स्कोर क्या बन रहा है। आप ये कह रहे हो ना कोई नहीं दिखाई दे रहा हमें 70 प्लस में, अब दिखाई दे रहे, अब मिलो,
क्योंकि मेरे एक भाई से मेरी बात हुई थी, एक भाई ने मुझे जो मैसेज किया था कि भैया आपने जो बोला था वो बिल्कुल 100% सही हो रहा है, पहले हमको कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब आप ग्राउंड पर जाकर देखो, बहुत सारे हम ऐसे वहां मिल रहे हैं, ऐसे लड़के ऐसे लड़कियां जो 75, 80, 85 तक का फिजिकल कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। अगर बहुत सारे हैं तो नंबर उन्हीं का आना है। कोई ये सोचता 40, 50, 60 का नंबर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखिए। हाँ, तब आ सकता है कि अगर आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो गया, 90 के समथिंग कर हो गया, तो आप 60 ले आइए, 65 ले आइए, तो आप फाइट में आ जाते हो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था, सिर्फ इतना ही है ना, ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ भी। आप ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने हैं, अच्छे से फिजिकल करें, 1 से 1.5 घंटा आपका लगेगा केवल तीनों इवेंट क्लियर होने में। ये 1 से 1.5 घंटा आपका पूरे लाइफ का आपका निचोड़ दे देंगे कि आपका जो लाइफ है उसको कैसे डिफाइन करना है, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आपने अभी तक कितनी मेहनत करी है, वो सभी रिजल्ट हाथ का हाथ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अपना ख्याल रखें और बने रहे हमारे साथ। Naukri24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।